नमस्कार। आज हम आरोह पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पतंग। इस कविता के कवि आलोक धनवा जी हैं।
आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जन कवि हैं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के उन बड़े कवियों में से हैं जिन्होंने 70 के दशक में हिंदी कविता को एक नई पहचान दी। उनकी गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं बहुत चर्चित रही हैं। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र कविता संग्रह है। इनकी कविताओं के अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद भी हुए हैं। आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया है। कवि के विषय में जानने के पश्चात अब हम कविता के प्रतिपाद्य के विषय में जानते हैं। पतंग कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भादों यहाँ अंधेरे को कहा गया है और शरद अर्थात उजाला। तो आइए हम जानते हैं कविता का सारांश क्या है। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंगे उड़ाने लगे तथा सीटियां व किलकारियां मारने लगी। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नर्म शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें बहुत नरम हों। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। बच्चे पतंग के साथ उड़ने से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरते गिरते भी बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस तथा आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है। कविता का सार जानने के पश्चात अब हम कविता की तरफ चलते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को
चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इस कविता में कवि ने मौसम के साथ साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। कविता को समझने के क्रम में सबसे पहले हम इस अंश में आए हुए कुछ नए और कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, मतलब बारिश के दिनों में जो सबसे तेज बौछारें पड़ती थी वो समाप्त हो गई। भादों गया, भादों अर्थात बरसात का मौसम, हिंदी महीने का नाम है ये, और अंधेरा, अंधेरे का प्रतीक है यहाँ पर। भादों गया, सवेरा हुआ, भादों का महीना बीत चुका है, सवेरा हो गया है। सवेरा कैसा सवेरा है वो? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उस सवेरे का रंग कैसा है? जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं। खरगोश एक बहुत ही कोमल जीव माना जाता है, उसकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत और लाल रंग की होती हैं। वैसे ही हम देखते हैं सुबह भी जब सूरज उगता है तो आसमान पूरा लाल हो जाता है। तो आसमान की उसी लाली की तुलना की गई है खरगोश की आंखों से। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद कौन है? शरद कोई व्यक्ति नहीं है। शरद शरद ऋतु है। 6 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर ऋतुओं में भी इतनी विविधता मिलती है। तो शरद उन्हीं में से एक ऋतु का नाम है। शरद ऋतु को उजाले से भी यहाँ पर दिखाया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जैसे रात बीतने के बाद सवेरा आता है, सुबह होती है, वैसे ही सुबह के रूप में शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब नई और चमकीली साइकिल तेज चलाने का मतलब क्या है? कि जैसे जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी या जो दिन का उजाला होता है वो बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है, और वैसे ही सब लोग भी अपने कार्य, अपने क्रियाकलापों के लिए जागृत हो जाते हैं। तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए मतलब दिन बहुत जल्दी जल्दी अपनी तेज रोशनी बिखेरने लगा है। वैसे ही शरद पुलों को पार करते हुए आया है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जैसे जब दिन होता है तो हम सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वह एक प्रकृति के नियम के अनुसार हर व्यक्ति की दिनचर्या बंधी हुई है कि दिन में व्यक्ति अपने सारे काम करने लग जाता है। तो वैसे ही जो दिन का उजाला है, जो रोशनी या शरद है, वो एक तरीके से अपने आने के साथ ही सब लोगों को जगाते हुए, जोर जोर से बुलाते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर शरद का मानवीकरण किया गया है कवि के द्वारा। तो शरद पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है और घंटी बजाते हुए सबको जोर जोर से अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है। फिर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब ऐसे में क्या है, बच्चे जो रात भर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, सुबह होते ही उनको खेलने की एक धुन सवार हो गई। तो बच्चे पतंग उड़ाने वाले, पतंग उड़ाना बच्चों का एक प्रिय खेल था। तो इसमें क्या किया, बच्चों ने झुंड बना करके पतंग उड़ाने के लिए सारे बच्चे एकत्रित हो गए। तो शरद पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, अर्थात बच्चों को ये एहसास दिला रहा है कि अब दिन हो गया है, अब तुम लोग आराम से खेलने के लिए निकल सकते हो। और शरद ने दूसरा क्या काम किया, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को अर्थात आसमान को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग हम सबको पता है, पतंग बहुत हल्की सी चीज होती है। तभी आगे कहा भी है कवि ने कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब आकाश को कोमल बनाने का क्या अर्थ था? आकाश को कोमल बनाने की जरूरत क्या थी? तो उसकी जरूरत यह थी, उसकी जरूरत सिर्फ यह थी कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग हवा में ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
पतंग का कागज बहुत पतला सा होता है, आप भी जानते हैं, आप लोगों ने भी पतंगे उड़ाई हुई हैं। तो दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके वो तभी उड़ सकेगा जबकि उसको बहुत ही नर्म और मुलायम आकाश मिलेगा। अगर कहीं पर उसको बड़े बड़े पेड़ या झाड़ियां मिल जाएंगी जो कि कटीली हैं या फिर सख्त हैं, तो पतंग तो खुद ही फट के नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि आकाश को इतना मुलायम बना दिया शरद ने कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग बनाने में बांस की पतली पतली सी पट्टियां लगती हैं, उसी को कहा गया बांस की पतली कमानी उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि इससे होगा क्या फिर कि अगर बच्चे जब पतंग आराम से उड़ा लेंगे, सफलता पूर्वक उड़ा लेंगे, तो इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाएंगे और उसी खुशी में वो सीटियां बजाएंगे, किलकारियां मारेंगे। और बच्चे भी तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जैसे तितलियां बहुत नाजुक होती हैं, पतंग बहुत नाजुक होते हैं, वैसे ही बच्चे भी बहुत नाजुक होते हैं। तो यहाँ पर आकाश को भी मुलायम बनाया गया, किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि वो खुद बहुत नाजुक है। आकाश को मुलायम बनाया गया किसके लिए? पतंगों के लिए, क्योंकि पतंगे भी बहुत नाजुक होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी तभी शुरू हो सकेगी तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, क्योंकि बच्चे भी तितलियों की भांति बहुत कोमल व नाजुक होते हैं। अर्थात कवि यह कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति ही कोमल व नाजुक होते हैं। और जब ये सब एक साथ मिलेंगे तभी शुरू हो सकेगी एक तितलियों की नाजुक दुनिया। पहले काव्यांश को समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य, जैसे कि हम सभी जानते हैं, काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। पहला है भाव सौंदर्य और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। तो जब हम बात करते हैं इस काव्यांश के भाव सौंदर्य की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों से संबंधित इस कविता में आलोक धनवा जी ने बच्चों को प्रिय लगने वाले प्रतीकों का बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल किया है और बहुत ही सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। यह कवि की सूक्ष्म दृष्टि का ही परिचायक है कि उन्होंने छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है कि बच्चे कोमल होते हैं तो आकाश भी कोमल होना चाहिए, तितलियां भी कोमल होती हैं, पतंग भी कोमल होती है। इस प्रकार से जितने भी प्रतीक हैं जो कि बच्चों को प्रिय लगते हैं उन्होंने इनका इस कविता में प्रयोग किया है। दूसरी बात, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर एक हम वाक्य पढ़ते हैं। कविता का ही एक अंश है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब यहाँ पर आकाश को मुलायम बनाने के प्रतीक से उन्होंने क्या जताया हमें कि बच्चों की कोमल भावनाएं, जिस प्रकार से आकाश को बहुत नरम बना दिया है वैसे ही बच्चों के मन के अंदर जो उनकी भावनाएं होती हैं वो भी बेहद कोमल होती हैं। और इस पंक्ति के जरिए उन्होंने बच्चों के भावनाओं की ओर ही संकेत किया है। उसके बाद उन्होंने बात की है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर बच्चों की उमंगों, आनंद और कोमलता को सीटियों, किलकारियों और तितली के प्रतीक द्वारा समझाया गया है। तो ये शिल्प सौंदर्य तो एक तरह से ही, लेकिन उनकी भावनाओं की यदि हम बात करें कि किस प्रकार से उनकी दुनिया नाजुक होती है, उनके मन में उमंगे, आनंद, कोमलता होती है, तो हम यह मानेंगे कि भाव सौंदर्य की दृष्टि से भी इन पंक्तियों का प्रयोग बहुत ही उत्तम बन पड़ा है। अब भाव सौंदर्य के बाद हम बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। तो
तो शिल्प सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले हम अलंकारों की तरफ चलते हैं। तीसरी लाइन में दिया गया है काव्यांश के, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब जैसा लाल सवेरा कहा गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि खरगोश की आंखों की तुलना किससे की गई है? सुबह जो सूरज की रोशनी फैलती है आसमान में और वह पूरे आसमान को लाल कर देती है, तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि सवेरा ही लाल रंग का हमारा हो गया है। तो जैसे खरगोश की आंखें किसकी तरह लाल हैं? सवेरे की तरह लाल हैं। तो इसलिए यहाँ पर तुलना करने के कारण खरगोश की आंखों की तुलना लाल सवेरे के साथ की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार का तो बहुत खूबसूरत वर्णन किया है कवि ने यहाँ पर, उसके भी उदाहरण हम आगे देखते हैं। पहला है शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद हम सब जानते हैं, शरद एक ऋतु है। शरद की तुलना यहाँ पर एक बच्चे से की गई है। शरद को यहाँ पर उन्होंने एक रोशनी या उजाले का प्रतीक भी बताया है। लेकिन शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि शरद अर्थात उसका मानवीकरण किया गया है, शरद ऋतु का, और शरद की तुलना एक बच्चे से की गई है, इसी कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम बात करते हैं बिंब विधान की। बिंब अर्थात चित्र। तो यहाँ पर कवि ने शब्दों के इतने चित्र खींचे हैं कि हर प्रकार के बिंब मिलेंगे, दृश्य बिंब भी मिलेंगे, श्रव्य बिंब भी मिलेंगे और स्पर्श बिंब भी मिलेंगे। आलोक धनवा बिंब वर्णन में या बिंब विधान में बेजोड़ माने जाते हैं। तो इस काव्यांश में भी अनेक स्थलों पर बिंब विधान का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे सबसे पहले सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ की बात की गई तो हमें हमारी आंखों के सामने एक दृश्य आ जाता है कि सवेरा होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो सवेरा हुआ दृश्य बिंब होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरे की बात की जा रही है तो हमारी आंखों के सामने खरगोश एक नर्म मुलायम छोटा सा जीव आ गया और उसकी प्यारी प्यारी भोली सी और मासूम आंखें, तो ये भी दृश्य बिंब होगा। फिर बात की है शरद आया पुलों को पार करते हुए। जब शरद आया पुलों को पार करते हुए तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि कोई है जो पुलों को पार करते हुए आ रहा है, अर्थात कोई मनुष्य है, कोई बच्चा है, कोई इंसान है, तो ये भी दृश्य बिंब है। फिर बात की है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब साइकिल तेज चलाने का मतलब यहाँ पे भी हमें कोई साइकिल चलाते हुए दिख रहा है, तो ये भी दृश्य बिंब है। फिर घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब घंटी बजाते हैं जोर जोर से, जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में आवाज आती है, घंटियों की आवाज, हम एक उसका अनुभव करने लगते हैं, तो ये श्रव्य बिंब होगा, क्योंकि इससे हमारी श्रवण इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं और हमें कुछ सुनने का आभास हो रहा है। फिर है चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए तो हमें लग रहा है कि कोई इशारे करके किसी को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो बच्चों का झुंड भी हमें दिख रहा है कि कोई साइकिल चलाते हुए आ रहा है और इशारे करके उन बच्चों के झुंड को बुला रहा है, तो ये भी दृश्य बिंब होंगे। उसके बाद उन्होंने बात की आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब आकाश को मुलायम बनाना, यहाँ पर स्पर्श बिंब होगा। मतलब जब मुलायम बनाना, आकाश को मुलायम बनाने की हम बात करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम किसी ऐसी चीज को छू रहे हैं जो बेहद ही कोमल नर्म है, तो ये स्पर्श बिंब होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काव्यांश में दृश्य बिंब भी हैं, श्रव्य बिंब भी हैं और स्पर्श बिंब भी हैं। उसके बाद बात करें कविता की भाषा की, तो कविता की भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। मैंने जब शुरू किया था काव्यांश पढ़ना पहले वाला, तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हम काव्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें कठिन शब्द हमें कहीं मिले ही नहीं, सारे बोलचाल की भाषा के साधारण शब्द ही थे। तो भाषा बेहद सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। प्रतीकात्मक भाषा का सुंदर प्रयोग किया ही गया है। रस की बात करें तो यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है, तो बच्चों के प्रति हमेशा एक ममता का एहसास मन में आता है, तो वात्सल्य रस है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हम पाठ के दूसरे और अंतिम काव्यांश को समझेंगे। काव्यांश कुछ इस प्रकार से है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध,
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब शुरू की पंक्ति से देखेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बात किसकी की जा रही है? बच्चों की, कि वे अपने जन्म के साथ ही कपास लेकर के आते हैं। कपास अर्थात रुई। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हुआ है कोमल व नरम अनुभूति के लिए, कि जिस प्रकार कपास या रुई बहुत नर्म और मुलायम होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी अपने जन्म के साथ ही कोमलता लेकर के आते हैं। अपने शरीर की कोमलता तो उनकी रहती है, उनका मन भी बहुत कोमल होता है। इसीलिए कहा गया है कि वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, अर्थात कोमलता लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब पृथ्वी घूमती हुई आती है किसके पास? बच्चों के बेचैन पैरों के पास। क्योंकि छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो उनके पैर बहुत चंचल होते हैं और वे पूरी धरती को ऐसा लगता है कि अपने पैरों के जरिए नाप लेना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और जब बिना किसी होश में रहे वो दौड़ते हैं, बेसुध होकर के दौड़ते हैं इधर उधर, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब ये बच्चे कहाँ पर दौड़ रहे हैं बेसुध होकर के? पतंगे उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए छतों पर। तो छतों को भी नरम बनाते हुए, चाहे तेज धूप हो या फिर कैसा भी मौसम हो, छत चाहे जितनी भी सख्त हो, लेकिन जब बच्चे उस पर दौड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें उसकी सख्ती का एहसास नहीं होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने एहसास से छतों को भी नरम बना दिया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, सारी दिशाओं को, चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र है। ये ढोलक जैसा ही एक शास्त्रीय रूप है ढोलक का, जिसको कि मृदंग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे सारी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात उसकी सारी दिशाओं को अपने स्वरों से गुंजायमान करते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरते हुए चले आते हैं मतलब जब वे अपनी तेज चाल में चलते हुए चले आते हैं, तब डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जैसे जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों की डालें, जो जिन डालों का वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिन डालों की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो पतली टहनियां होती हैं, वो बेहद लचीली होती हैं, नरम होती हैं। तो वैसे ही डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, क्योंकि बच्चे भी कोमल होते हैं, कोमल हैं तो जरूर वो लचीले होंगे, उनके शरीर में एक लचीलापन होगा। तो उसी लचीले वेग की वजह से वे अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक वो बेसुध होकर के पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं चलता कि छत के वो बिल्कुल किनारे तक आ गए, जहां से भी नीचे गिर भी सकते हैं। तो छतों के उन खतरनाक किनारों तक जब वो आते हैं, उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? तो उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित मतलब उनके शरीर में, उनके मन में पतंग उड़ाने को लेकर के एक अलग तरीके का ही रोमांच रहता है, एक अलग तरीके का उत्साह होता है उसके लिए। एक पतंग उड़ाने का एक पागलपन होता है, पतंग उड़ाने से, पतंग से विशेष प्रेम होता है। तो उनके शरीर का रोमांच और उनके अंतर मन का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग, हम सबको पता है, पतंग एक बेहद पतली सी डोर के सहारे उड़ती है। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां अर्थात पतंगों की जो आसमान में उनको छोड़ा गया है, किसके सहारे? सिर्फ एक पतली सी डोर के सहारे। और ऐसा लगता है कि पतंग की उस पतली सी डोर ने पतंग को तो ऊंचाइयों तक पहुंचाया ही है, बल्कि बच्चों को भी उस पतंग की डोर ने ही थाम लिया है। कहाँ से थाम लिया है? गिरने से थाम लिया, छतों के खतरनाक किनारों से। और वे बच्चे भी, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार उस डोर के साथ पतंग बंद करके उड़ रही है, वैसे ही वे बच्चे भी पतंगों के साथ साथ
उड़ रहे हैं, उनके मन के अंदर जो कल्पनाएं हैं, जो उत्साह है, जो उनकी भावनाएं, वो भी पतंग के समान ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र क्या होते हैं? रंध्रों के सहारे, रंध्र कहा जाता है सुराखों को, छिद्र को। उनके अंदर स्थित यही रंध्र या सुराख ही उन्हें लचीला बनाते हैं। सुराखों से क्या होता है? सुराख यहाँ पर किसी कमी को बताने वाले शब्द नहीं है, बल्कि सुराख अर्थात लचीला बनाते हैं। जिस प्रकार से धूल होती है, धूल के कण सारे अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वह उड़ सकती है हवा के साथ। वही धूल अगर जम जाती है, उसमें पानी भी पड़ जाता है और वो जम करके ठोस रूप ले लेती है, तो वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी का उड़ना उतना आसान नहीं होता है हवा के साथ, क्योंकि वह भारी हो जाती है। तो बच्चों के अंदर ये जो रंध्र होने की बात की जा रही है, ये उन्हें हल्का बना रहे हैं, उनको लचीला बना रहे हैं। तो वे अपने इसी लचीलेपन के सहारे अगर कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर दुर्भाग्यवश कभी वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और वहां से क्या होता है, उनके साथ बच जाते हैं। गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, छतों के किनारे से वो फिसल करके गिर गए, लेकिन किसी भी कारणवश वो बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब बच्चों के मन का डर और भी समाप्त हो जाता है और निडर होकर के वे सुनहले और चमचमाते हुए तेज रोशनी वाले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी और भी तेज घूम करके उनके पास आती है। किसके पास? बच्चों के पास आती है, उनके बेचैन पैरों के पास आती है, और वे अपने उन्हीं बेचैन पैरों के सहारे पूरी धरती की दूरी को नाप लेने का दम रखते हैं। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पद चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पींग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक भी आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचा लेता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। फिर कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चे भी स्वयं पतंगों के साथ, उसी पतंग की डोर के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर लचीला होता है, कोमल होता है। किस वजह से कोमल होता है? क्योंकि उनके अंदर रंध्र होते हैं, सुराख होते हैं। सुराख वो उन्हें एक अलग प्रकार का गुण प्रदान करते हैं कि वह लचीलेपन से युक्त होते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर से आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। काव्यांश को समझने के पश्चात अब हम इस अंश के काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य की तरफ चलेंगे। भाव सौंदर्य में कवि ने इस काव्यांश में बच्चों के क्रियाकलापों व उनकी सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे पतंग के सहारे कल्पना में उड़ते रहते हैं। यह एक प्रकार का लाक्षणिक प्रयोग है। उसी प्रकार से सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ है कि वे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये इन कुछ उदाहरणों के जरिए यह दिखाया गया है कि कवि ने किस प्रकार से बच्चों की भावनाओं का बेहद सहज और सरल और एकदम उत्तम वर्णन किया है कि उनके मन के सारे जितने भी
बिंब हैं, जितनी भी भावनाएं हैं बच्चों के मन की, वे हमारी आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो जाती है, हमारे मन को उनका अनुभव हो जाता है। तो बच्चों की बेहद भावुक और उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वे कल्पना के सहारे इतने उत्साहित होकर के पतंग के समान आकाश में उड़ना चाहते हैं। अब शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग। अलंकारों का प्रयोग इस काव्यांश में बहुत ही उत्तम हुआ है। सबसे पहले उपमा अलंकार, इसके कुछ उदाहरण हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, दिशाओं की तुलना किससे की गई है? मृदंग से। उपमा अलंकार हमें पता है कि जहां पर दो उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो वह उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसका एक और उदाहरण मिलेगा आपको देखने के लिए। डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर लचीले वेग की तुलना किससे की गई? पेड़ की डाल से। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस वाक्यांश में भी इसका अर्थ यही निकलता है कि ऐसा लगता है कि मानो बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, मानो यहाँ पर छिपा हुआ है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ही यहाँ पर। फिर है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बच्चे। कि मानो ऐसा लगता है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तो पूरी कविता के अंदर ही बहुत सुंदर तरीके से हुआ है, तो इस काव्यांश में भी हुआ है। पृथ्वी, पतंग, दिशा आदि सभी में मानवीय क्रियाकलापों का भाव आरोपित किया गया है। जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो यहाँ पर पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। फिर है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। दिशाओं की तुलना किसी की, दिशाओं को किसके रूप में चित्रित किया गया? मृदंग के रूप में। और दिशाओं को बजाने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चे। फिर पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। पतंगों की ऊंचाइयां, यहाँ पर पतंग का मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार से साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि साथ साथ शब्द की आवृत्ति हुई है। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। सवर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों के बाद बात करते हैं बिंब विधान की। तो कवि ने इस काव्यांश में दृश्य और श्रव्य बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे सामने दृश्य उपस्थित होता है जिसमें पृथ्वी घूमती हुई आती है और बच्चे वहां पर बेसुध दौड़ रहे हैं। उसके बाद श्रव्य बिंब का भी उदाहरण दृष्टव्य है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तो मृदंग की तरह बजाने की बात की जा रही दिशाओं को, तो यहाँ पर हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं कि जैसे हमारे कानों को कोई मृदंग की आवाज सुनाई दे रही हो। उसके बाद है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता यहाँ पर पूरी कविता के अंदर प्रयुक्त हुई है। इस काव्यांश में भी सुंदर प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। जैसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर बच्चों की कोमलता किसका प्रतीक है? बच्चों की कोमलता का प्रतीक किसे कहा गया है? कपास को। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर भी पृथ्वी के उनके बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूम करके आने में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार से बच्चों के बेचैन पैर हैं और पृथ्वी इनके पास घूम करके आ जाती है। बच्चों के चलने को या धरती पर उनके दौड़ने, घूमने, उनके भागने की इच्छा को ही प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि ऐसे लगता है कि पृथ्वी सारी स्वयं उनके पास आ जाती है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। इस पंक्ति में भी बच्चों के मन के अंदर उठने वाले रोमांच को, उनके रोमांच को संगीत से तुलना की गई है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से जो बच्चों के मन के अंदर भाव है उसको संगीत का रूप दिया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं तथा और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने
आते हैं, इन पंक्तियों में भी भाषा की प्रतीकात्मकता साक्षात दिखाई देती है। अब भाषा की बात करें, कवि ने पूरी कविता की भाषा ही एक प्रकार की रही है, साहित्यिक खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। उन्होंने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत आदि तत्सम शब्द हैं। वहीं नरम, अक्सर, सिर्फ, महज आदि उर्दू शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है। इसके साथ ही खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग भी किया गया है। भाषा मुहावरेदार भी रहे इनके कुछ स्थानों पर। कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ, जैसे छतों को भी नरम बनाते हुए, पेंग भरते हुए, ये सारे मुहावरे हैं। इस काव्यांश की बात की जाए तो यहाँ पर भी शांत और वात्सल्य रस है। पहले काव्यांश में भी शांत और वात्सल्य रस ही था। तो इस प्रकार से इस पूरी कविता में ही रसों को अगर देखा जाए तो शांत और वात्सल्य रसों का प्रयोग किया गया है। आशा है कि कविता को आप अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे। यदि कविता से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।